हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन 2 सॉल्यूशन में ठोस की द्रव में विलेयता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट के निश्चित मात्रा में किसी विलेय की अधिकतम मात्रा कितनी घुली हुई है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, है ना। तो अब अगर मैं इसे व्यवस्थित रूप में लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। यानी वो उसमें कितना घुला हुआ है, यानी उसकी घुलने की क्षमता कितनी है, उसी को हम कहते हैं विलेयता। हम कहते हैं ना कि इसकी विलेयता अधिक है, मतलब वो ज़्यादा घुला हुआ है। इसकी विलेयता कम है, मतलब वो उसमें कम घुला हुआ है। तो ये मोटे मोटे रूप में हम केवल सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। इसमें विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस भी हो सकता है, विलायक भी कुछ भी हो सकता है। अब इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला कारक है विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट बदलेगा तो विलेयता बदल जाएगी। मैंने विलायक दोनों सेम ले लिए, दो ग्लास में पानी ले लिया मैंने समान मात्रा में, एक में शर्करा घोली, एक में सॉल्ट घोला, दोनों की विलेयता अलग अलग होगी क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट अलग है। विलेय पदार्थ अलग अलग हैं तो विलेयता अलग अलग होगी। दूसरा है विलायक की प्रकृति। विलायक बदलने पर भी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बदलने पर भी विलेयता बदल जाएगी, है ना। अब मैंने जो आपको बताया विलेय की प्रकृति, वो विलेय क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, सहसंयोजक भी हो सकता है, हाइड्रोजन बंध बनाने वाला भी हो सकता है, नहीं बनाने वाला भी हो सकता है। इसी प्रकार से विलायक भी ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है, यानी पोलर और नॉन पोलर। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि विलेयता ज़्यादा होगी या कम होगी, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तीसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी कि वो कितना घुलेगा। बहुत सारी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, बहुत सारी अभिक्रिया हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो न तो ऊष्माशोषी होती है न ऊष्माक्षेपी होती है। तो विलेयता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन न हो ताप बढ़ाने पर। तो वो डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है, वो रिएक्शन कैसी है, थर्मोडायनेमिकली वो कैसी है ऊष्मागतिकी रूप से। और चौथा अंतिम है दाब यानी प्रेशर। किसी भी विलेय की किसी विलायक में विलेयता प्रेशर पर भी डिपेंड करती है ना। और प्रेशर का प्रभाव तब ज़्यादा पड़ता है जब विलेय यानी सॉल्यूट गैस हो। जब वो द्रव या ठोस हो, यानी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो, तो ऑलरेडी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास है। तो प्रेशर बढ़ाने पर वो और कितना पास आएंगे, वो पहले ऑलरेडी बहुत पास में है। लेकिन गैस में कण बहुत दूर दूर स्थित होते हैं और प्रेशर लगाने पर वो पास में आएंगे, तो उनकी विलेयता में परिवर्तन तेजी से होगा। तो विलेयता पर दाब का प्रभाव विलेय गैस होने पर ज़्यादा पड़ता है और विलेय अगर ठोस या द्रव हो तो ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये आप समझ जाना। तो ये चारों कारक आपको मोटे मोटे रूप में समझ में आ गए होंगे। अब हम आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, ठोस की द्रव में विलेयता पर। किसी भी ठोस को द्रव में जब हम घोलते हैं तो उसकी विलेयता को हम कैसे परिभाषित करेंगे। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस विलेय की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा को उस ठोस की विलेयता कहते हैं। यहाँ पर हमने मात्रा निश्चित ले ली, 100 ग्राम विलायक की मात्रा ले ली। इसको मास परसेंटेज मत समझ लेना। मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा निकालते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम घुलनशील मात्रा है। ये फिक्स है, अधिकतम तो एक बार ही घुलेगा और मास परसेंटेज तो अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, सीख लेना कि वो अलग है और विलेयता बिल्कुल अलग है ना। विलेयता क्या है, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम घुलनशील मात्रा कितनी है। अधिकतम का मतलब अब उसे और अधिक नहीं घुला जा सकता, सैचुरेटेड, उसको बोलते हैं हम अधिकतम घुली हुई मात्रा। तो ठोस की द्रव में विलेयता पर परिभाषा तो आप समझ गए होंगे। अब किसी ठोस को जब हम किसी विलायक में घोलते हैं, विलेय को,
ठोस विलय को द्रव विलायक में घोलते हैं तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं, संतृप्त सैचुरेटेड, असंतृप्त अनसैचुरेटेड और अति संतृप्त यानी सुपर सैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अधिकतम ठोस घुलने पर प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अधिकतम ठोस मतलब मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर में पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसमें शर्करा मिलाई, शुगर सुक्रोज जो आपकी रसोई घर में मिलती है, और उसको घोला, घुल गई वो। मैंने 1 चम्मच और डाली और घुल गई। इस तरह से मैं और शर्करा मिलाता गया जब तक कि वो घुलना बंद न हो जाए। तो अधिकतम घुली हुई मात्रा वाला जो सॉल्यूशन रहेगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम खाना खाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अब हम कहते हैं बस अब मैं एक और भी नहीं खा सकता, तो वो हो गई आपकी सैचुरेटेड कंडीशन, है ना। एक व्यक्ति ने इतने ज़्यादा लड्डू खा लिए, पचा ही नहीं उसको, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भाई ये एक गोली दे रहा हूँ, ये गोली ले लो तो आपके लड्डू पच जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा भाई एक गोली जितनी जगह होती तो मैं 2 लड्डू और खाता। तो ये है सैचुरेटेड कंडीशन। संतृप्त अवस्था उसको कहते हैं कि अब और अधिक नहीं घुला जा सकता, जितना घुलना था उस टेम्परेचर पर वो घुल गया, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है आपका असंतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पहले की कंडीशन, मतलब उसमें और अधिक घुलने की संभावना हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। अधिकतम सीमा से कम ठोस घुलने पर प्राप्त विलयन, कहने का मतलब इसमें और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सकता है, उसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, है ना। संतृप्त विलयन के पहले की अवस्था। असंतृप्त विलयन का मतलब ये है कि आपके भूख 4 रोटी की और आपने 2 रोटी खाई, मतलब 2 रोटी की जगह आपके और है पेट में, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। आपने जितनी जगह थी उतना खा लिया, उसके बाद भी रोटी खाने की कोशिश की तो आपको क्या जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा भैया, उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अधिकतम सीमा से भी अधिक विलेय पदार्थ घोलने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और हम जानते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अधिकतम सीमा से अधिक घोलने पर घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, तो वो अवक्षेप के रूप में अवक्षेपण हो जाएगा उस विलेय पदार्थ का। इसलिए सारी अवक्षेपण की प्रक्रियाएं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में ही होती हैं। तो 3 प्रकार के विलयन आप समझ गए होंगे। अब किसी भी ठोस पदार्थ को यानी सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में जब हम मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेयता का सीधा सीधा सामान्य सा सिद्धांत है, समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब ये है समान समान को घोलता है ना। कोई दारूडिया होता है, किसी शादी में जाता है तो उसको उसके जैसे मिल जाते हैं। अपनी संगत के अनुसार ही व्यक्ति अपना ग्रुप तय करता है। हमको हमारे जैसे लोग हर जगह मिल जाएंगे और हम उन्हीं में घुलनशील होंगे, अन्यों में नहीं होंगे। अच्छा व्यक्ति अच्छों के साथ ही घुलनशील होगा, बुरा व्यक्ति बुरों के साथ ही रहेगा। ये विलेयता का भी सिद्धांत है कि समान समान को घोलता है। इसका मतलब ये है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ये सामान्य सा सिद्धांत है। पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में विलेय होगा। अध्रुवीय है यानी नॉन पोलर सोल्यूट है तो वह अध्रुवीय विलायक यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलेय हो जाएगा। अब ये ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है आप 11 में पढ़ चुके हो। ध्रुवीय का मतलब जिसके अंदर पोल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस हो। जल एक ध्रुवीय विलायक है, क्यों, H+ और OH- से बना है। पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश जिसमें हो वो कहलाता है पोलर। और जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण सब तरफ से नष्ट हो जाए, परिणामी द्विध्रुव रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो, वो कहलाएगा नॉन पोलर।
जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे नॉन पोलर हैं, है ना। तो ध्रुवी विलायक में विलय होता है, अध्रुवी में विलय होता है, समान समान को घोलता है, ये शाश्वत नियम है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर NaCl, KCl क्या हैं, ध्रुवी विलय हैं, तो जल भी ध्रुवी विलायक है, ये इसमें विलय हो जाएंगे। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ये अध्रुवी हैं, ये जल में विलय नहीं होंगे। ये किस में होंगे, ये बेंजीन में विलय होंगे, क्योंकि बेंजीन भी अध्रुवी विलायक है। तो अध्रुवीय में विलय हुआ, ध्रुवी में विलय हुआ। इसी प्रकार से आयोडीन, गंधक ये क्या है, ये भी अध्रुवी है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में यानी अध्रुवी विलायक में विलय हो जाएंगे, समान समान को घोलता है। ठीक। अब इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि आयनिक यौगिकों की एक निश्चित संरचना होती है जिसे हम कहते हैं झालक, है ना। और आप 11वीं में पढ़ चुके कि आयनिक ठोस ध्रुवी विलायकों में विलय तो होता है, आयनिक ठोस ध्रुवी होता है, और वो ध्रुवी विलायक में विलय तो होगा, लेकिन वो तब विलय होगा, उसकी भी एक शर्त है, जब उसको गोलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा उसके झालक को तोड़ने वाली झालक ऊर्जा से अधिक हो। तो आयनिक ठोस को जब हम किसी ध्रुवी विलायक में विलय करते हैं तो उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा कहलाती है वो है झालक ऊर्जा, 1 मोल को तोड़ने के लिए। और उसको तोड़कर उसके चारों तरफ जब विलायक के अणु उसको घेर लेते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं विलायक योजन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी। तो जब ये विलायक योजन ऊर्जा झालक ऊर्जा से अधिक होती है तब वो आयनिक ठोस उसमें विलय हो जाता है। ये भी हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, है ना। तीसरी बात इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि हमने क्या पढ़ा था कि सहसंयोजक यौगिक अध्रुवी होते हैं और अध्रुवी यौगिक ध्रुवी विलायकों में विलय नहीं होते, क्योंकि समान समान को घुलता है, तो अध्रुवी ध्रुवी में विलय नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें अध्रुवी भी ध्रुवी में विलय हो सकता है ना। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक अध्रुवी होने के कारण ध्रुवी विलायकों में विलय होते, परंतु वे सहसंयोजी या अध्रुवी ठोस जो ध्रुवी विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वे विलय हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, अपवादों की विषय है, इसलिए तो इंटरेस्टिंग है। आप इसे हेडेक मत लीजिए, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है। तो वे सहसंयोजक यौगिक या वे अध्रुवी यौगिक जो विलायक के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वे उसमें सोल्यूबल हो जाएं, डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजोइक एसिड, ये सारे क्या हैं, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, सहसंयोजक यौगिक हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। उसके बावजूद ये जल में विलय हैं, क्यों, क्योंकि जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आप 2-3 कारण आप विशेष ध्यान रखिए। तो पहला हमने देख लिया विलय और विलायक की प्रकृति। अब हम दूसरे कारक पर आएंगे, ये है ताप का प्रभाव, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो किसी भी ठोस विलय की द्रव में विलयता पर ताप का प्रभाव इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें विलय करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी जो विलयन बनेगा वो 2 प्रकार से होगा, या तो ऊष्मा घुलने की प्रक्रिया जो होगी वो ऊष्मा शोषी होगी या ऊष्मा क्षेपी होगी, यानी एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। हम जानते हैं ऊष्मा गतिकी के अनुसार कि ऊष्मा शोषी होती है तो डेल्टा H बराबर पॉजिटिव और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H बराबर नेगेटिव। ठीक, यहाँ तक हमको पता है। अब किसी भी ठोस विलय को जब हम द्रव विलायक में घोलते हैं तो एक प्रकार का गतिक साम्य वहाँ पर उपस्थित हो जाता है, स्थापित हो जाता है गतिक साम्य, क्योंकि अविलय ठोस और विलायक को हमने मिलाया, क्या बन गया, विलयन। और विलयन में पुनः क्या होगा, पुनः अणु आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, हमने देखा था ना, अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया की दर जब बराबर हो जाती है तो इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो एक प्रकार की ये साम्यावस्था स्थापित हो गई इन दोनों अवस्थाओं के बीच, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब भी जहाँ कहीं भी साम्यावस्था स्थापित होती है, इक्विलिब्रियम
एस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पर एक रूल लगता है जिसका नाम है ला शातेलिए लॉ। ये ला शातेलिए लॉ क्या है भैया, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, 7th लेसन में, है ना। देखो हर चीज़ केमिस्ट्री लिंक्ड है। आप सोच रहे हो कि 11th हमने मज़े मारे, हमारे क्या काम की वो अब काम आ रही है भाई, है ना। सब चीज़ काम की है, हर चीज़ जो दिख नहीं रही है, ऑक्सीजन दिख नहीं रही है लेकिन काम की है। पैसे भी नहीं लग रहे हैं ऑक्सीजन लेने के, लेकिन वो काम की, वो नहीं हो तो हम मर जाएंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर ही बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में नहीं आए, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो ला शातेलिए के नियम के अनुसार, ला शातेलिए का नियम क्या कहता है, वापस याद दिला दूँ आपको, है ना, कि साम्यावस्था पर ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन करने पर किसी भी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, और एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर अगर आप टेम्परेचर में चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हैं, प्रेशर में चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में हट जाएगा जिधर हटने से उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता हो। जो परिवर्तन आपने किया, आपने ताप बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में हटेगा जिधर हटने से टेम्परेचर कम हो जाए। आपने दाब बढ़ा दिया तो वो इक्विलिब्रियम उस दिशा में हटेगा जिधर से बढ़ा हुआ दाब कम हो जाए। आपने सांद्रता बढ़ा दी तो वो उस दिशा में हटेगा जिधर हटने से बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब ये रिएक्शन, माना कि अविलेय ठोस और विलायक और विलयन बन रहा है, ये रिएक्शन जो है वो ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी, डेल्टा एच बराबर नेगेटिव है। तो इस पर हमने ताप बढ़ाया, जैसे ही ताप बढ़ाया तो सामने किस दिशा में हटेगा, जिधर हटने से बढ़ा हुआ ताप कम हो जाए। अब जब ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो ताप आगे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ताप बढ़ रहा है तो किधर हटेगी, ये पीछे की तरफ हटेगी, है ना, प्रतिप दिशा में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, विलेयता घटेगी, है ना। इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर हमेशा विलेयता घटती है। मैं इतना सा बताना चाह रहा था आपको। इन सब को बोलने का मतलब यही था कि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी। यदि विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है, ऊष्माशोषी है ना, ऊष्माशोषी है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं ताप बढ़ाऊँ तो बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए ये किधर जाएगी, इक्विलिब्रियम इसी डायरेक्शन में जाएगी। और इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है वो इसमें चेंज हो रहा है, यानी कि विलेयता बढ़ रही है ना। इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने पर, प्रक्रिया होने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता, ऊष्माक्षेपी होने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, और ऊष्माशोषी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। बस मुझे ये बताना था। अब ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं वो ऊष्माशोषी होती हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। इन सबको जैसे ही घोलते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसलिए ऊष्माशोषी होने के कारण ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ेगी। दूसरी तरफ NaOH, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होगी, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लोबर सॉल्ट। एक तो ग्लोबर सॉल्ट किसे कहते हैं ये भी आ सकता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को ग्लोबर सॉल्ट कहते हैं, Na2SO4 10H2O। इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है और उसके बाद ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस तक ये ऊष्माशोषी है, उसके बाद ऊष्माक्षेपी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसमें से जल निकल जाता है, क्रिस्टलन जल जो 10H2O था वो निकल जाता है। इसके कारण लवण निर्जलीय हो जाता है, इसके कारण से विलेयता घटने लगती है। तो ऐसे लवण भी हैं भाई कि जिनकी विलेयता था पहले बढ़ती है फिर घटती है। आपके सामने है ग्लोबर सॉल्ट।
और ये 32.4 डिग्री सेल्सियस, जिसके पहले तो बढ़ रही थी बाद में घट रही है, इसको बोलते हैं हम संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं इसको। तो ग्लोबल सॉल्ट ध्यान रखिए आप, थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है। इसका संक्रमण ताप भी याद रखिए आप, 32.4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ताप का प्रभाव कुल मिला करके क्या है कि अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी किसी विलय को विलायक में मिलाया और विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, यानी विलेयता ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। दूसरी तरफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है अगर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी आपने विलय को विलायक में मिलाया और हीट निकल रही है, गर्म हो गया विलयन गर्म हो गया, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। इसका मतलब विलेयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो डिपेंड करता है कि क्या है। तीसरा फैक्टर है दाब का प्रभाव। ठोस और द्रव में मैंने पहले ही बताया, अवयवी कण पास पास में होते हैं। यहाँ पर हम विलेय पदार्थ ठोस ले रहे हैं और विलायक द्रव ले रहे हैं, तो एक ठोस है एक द्रव है, गैस तो कोई है ही नहीं, इसलिए इसमें दाब का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कणों के मध्य दूरी पहले से ही कम होती है। और जब पहले से ही कम है तो प्रेशर बढ़ाने पर और पास कितना आ जाएंगे, वो ज़्यादा नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो पहले से पास में है, इसीलिए इसका प्रभाव भी कम होता है। अब हम आगे देखते हैं। चौथा प्रभाव, चौथा कारक जिसका प्रभाव पड़ता है वो है विलेय के कणों का आकार। आप 2 ग्लास लीजिए, समान मात्रा में पानी लीजिए, एक में शर्करा का बड़ा टुकड़ा लीजिए और एक में उसको चूर्णित करके डालिए। दोनों को चम्मच से हिलाइए, कौन सा पहले घुलेगा? ऑब्वियसली जो चूर्णित किया हुआ है वो पहले घुलेगा। कोयला देखा होगा आपने, कोयले का बुरादा करके फिर जलाइए और एक बड़े टुकड़े जलाइए, कौन सा पहले जलेगा? ऑब्वियसली जो बुरादा किया है वो पहले जलेगा, है ना। तो चाहे विलेयता हो, रिएक्शन जो होगी वो फास्ट किस में होगी? चूर्णित वाले में होगी। तो विलेय के कणों का आकार भी विलेयता को प्रभावित करता है। विलेय पदार्थ के बड़े आकार के टुकड़े की अपेक्षा उसके महीन चूर्ण की विलेयता अधिक होती है, क्योंकि चूर्णित करने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी उसका कांटेक्ट बढ़ जाता है। कांटेक्ट बढ़ने से उसकी विलेयता बढ़ जाती है। तो विलेयता जो होती है वो विलेय के कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना आकार विलेय के कणों का छोटा होगा उतनी विलेयता बढ़ेगी। इसीलिए हम प्रैक्टिकल करते समय भी चूर्ण करके फिर उपयोग में लेते हैं। बड़े टुकड़ों का नहीं, बिल्कुल चूर्णित किए हुए मिक्सचर का उपयोग करते हैं हम, है ना, ताकि हमको रिजल्ट अच्छे मिले। इसीलिए किसी पदार्थ को भी जब विलेय करना हो जल्दी, तो उसको हम चूर्णित करके फिर उसको विलेय करते हैं। ठीक, तो विलेय के कणों का आकार आप समझ गए। और अंतिम आपका प्रभावित करने वाला कारक है सम आयन प्रभाव। ये भी आप 11th में पढ़ चुके हैं, 7th चैप्टर में, कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विलयन में समान आयन युक्त विद्युत अपघट्य मिलाने पर अल्प विलेय लवण की विलेयता या वियोजन की मात्रा उसकी कम हो जाती है। इसे सम आयन प्रभाव यानी कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। और इसका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत लॉट ऑफ यूज़ है, बहुत कदम कदम पर यूज़ है। पूरी रेडिकल्स आप एनालिसिस आपकी इसी पर डिपेंड है ना। जो आपके ग्रुप बनाए हैं विशेष, और ग्रुप रिएजेंट जो बनाए हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, वो उसका आधार यही है। तो उदाहरण ले लूँ मैं, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य NH4OH की विलेयता अर्थात वियोजन की मात्रा घट जाती है, अर्थात विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। तो ये इसमें बहुत कमाल की चीज़ें, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम अम्लीय माध्यम में एस्ट्रेस गैस प्रोवाइड करते हैं। अम्लीय माध्यम में सेकंड ग्रुप में, ये तो मैं थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH। NH4Cl क्या है आपका? प्रबल विद्युत अपघट्य। NH4OH क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दोनों में कॉमन आयन क्या है? NH4 प्लस आयन कॉमन है। जैसे ही मैंने NH4Cl में NH4OH मिलाया, इसलिए तो NH4OH का वियोजन कम हो जाएगा, जिससे OH माइनस आयन कम बनेंगे
OH माइनस आयन कम बनेंगे तो केवल तृतीय समूह के हाइड्रोक्साइड ही अवक्षेपित होंगे, न कि आगे के समूहों के। तो यहाँ पर हमको OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी थी, इसलिए हमने NH4Cl को पहले डाला। अगर हम NH4OH पहले डाल देंगे तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि NH4OH डालते ही OH माइनस की आयन सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी OH माइनस आयन की, तो आगे के समूहों के हाइड्रोक्साइड भी अवक्षेपित पहले ही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर NH4Cl को पहले डालना जरूरी है, बाद में NH4OH डालेंगे। तो बाद में NH4OH डालने से दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट तो NH4OH है, दुर्बल क्षार है ये। तो इसके वियोजन की मात्रा कम होगी, इसकी विलेयता कम होगी, तो OH माइनस आयन कम बनेंगे। OH माइनस आयन कम बनेंगे तो केवल तृतीय समूह का हाइड्रोक्साइड ही अवक्षेपित होंगे। इसे कहते हैं हम सम आयन प्रभाव। तो कुल 5 प्रभाव थे। लास्ट के 2 प्रभाव आपकी अभी कोर्स में नहीं है, लेकिन मुझे लगे कि ये जोड़ने चाहिए, इसलिए मैंने इनको एक्स्ट्रा पढ़ाया। आप शुरू के 4 प्रभाव ही याद रखिए 12th के तैयारी की दृष्टि से, क्योंकि आपकी बुक में आगे के 4 इफेक्ट लिख रखे हैं। लास्ट के 2 प्रभाव, एक तो सम आयन प्रभाव और ये विलेय के कणों का आकार, ये मैंने अलग से जोड़े हैं, ताकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो उसको कंप्लीट पढ़ें, आधा अधूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम गैसों की द्रव्यमान विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।